नमस्ते दोस्तों, eco.com में आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमेट्रिक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि जब हम लोग मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स को समझते हैं तो उसमें कुल मिला के 8 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपको अपनी थ्योरी का स्टेटमेंट देना होता है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दे दिया था। और हमारी थ्योरी का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि एमपीसी की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होती है। अब हमें इस थ्योरी का एम्पेरिकल वेरिफिकेशन करना है, तो एम्पेरिकल वेरिफिकेशन के लिए हमें इसके मैथमेटिकल मॉडल की ज़रूरत होगी। अब हम एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो आपका ये जो मैथमेटिकल मॉडल होगा वो होगा कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, पिछले 3 महीने से ये बेरोजगार है। पहले कहीं जॉब करता था, किन्हीं कारणों की वजह से इसकी जॉब चली गई है। इसका मतलब ये है कि करंट टाइम में इसकी जो इनकम है वो 0 है। इनकम 0 होने के बावजूद भी इसको अपनी पूरी फैमिली की खाने का खर्चा उठाना पड़ रहा है, मोबाइल का रिचार्ज कराना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ रहा है, गैस का बिल भरना पड़ रहा है, वो जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनका फीस, स्टेशनरी का खर्चा इसको उठाना पड़ रहा है। कोई घर में बीमार हो जाता है तो उस पर भी खर्चा करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो इनकम पे डिपेंड नहीं करते हैं। इनकम होने पे भी हमें करने हैं, इनकम नहीं होने पे भी हमें करने हैं। ऐसे खर्चों को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो इनकम पे डिपेंड करते हैं। इनकम होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए सिनेमा हॉल में मूवी देखने जानी है, तो अगर इनकम होगी तो देख लेंगे। अगर 3 महीने से कोई आदमी बेरोजगार है तो देखने नहीं जाएगा। पूरी फैमिली को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाना है, इनकम होगी तो खिला लेंगे। 3 महीने से बेरोजगार यानी इनकम नहीं है तो नहीं खिलाएंगे। यानी कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो इनकम होने पे हम करते हैं, इनकम नहीं होने पे नहीं करते हैं। यानी कुछ खर्चे इनकम पे डिपेंड करते हैं। तो जो खर्चे इनकम पे डिपेंड करते हैं, ऐसे खर्चों को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। अगर हम इन दोनों खर्चों को ऐड कर दें यानी जोड़ दें, तो हमारा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाता है। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को कैपिटल सी के ऊपर बार से, इंड्यूस कंजम्पशन को हम डिनोट करते हैं एमपीसी इंटू वाई से। ये आपके पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है कंजम्पशन फंक्शन की। इस इक्वेशन को मैं एक सीरियल नंबर दे रहा हूं जो कि है 1.1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1.1 है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड से हो सकते हैं, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो भी सीधा इकोनॉमेट्रिक्स पे तो नहीं आ गए हैं। उन्होंने भी पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है और कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ा हुआ है। लेकिन अब हम लोग कंजम्पशन फंक्शन को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। पहले हम लोग कंजम्पशन फंक्शन को अलग नज़रिए से देख रहे थे, क्योंकि अभी हमें इसका एम्पेरिकल वेरिफिकेशन करना है। हम जब इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे एम्पेरिकल वेरिफिकेशन नहीं करना होता है। अभी हम इसको देखने का अपना टोटल नज़रिया बदल लेंगे। कैसे समझते हैं? तो सबसे पहले तो मैं इसको उठा के यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि ये सारा मुझे स्पेस चाहिए। तो इट इज C इज इक्वल टू कैपिटल C बार MPC इंटू वाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1.1। देखिए कुछ बुक्स में आप देखोगे तो MPC को स्मॉल c से भी डिनोट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो ये c है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है,
y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपका c बार है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है अभी देखेंगे। एमपीसी क्या है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है। ये दोनों पैरामीटर्स हैं मॉडल के, और इन दोनों को ही हमने कांस्टेंट माना हुआ यानी फिक्स है। ठीक है, आपके पास ये जो कंजम्पशन फंक्शन है 1.1, मान लीजिए मैं इक्वेशन 1.1 का डिफरेंशिएशन कर ले लेता हूँ विद रेस्पेक्ट टू y। तो y के रेस्पेक्टिव में अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी वाई। सी आपका कांस्टेंट है, फिक्स है ना, क्योंकि हमने कांस्टेंट मान लिया इनको क्योंकि ये इनकम पे डिपेंड तो कर ही नहीं रहे खर्चे। तो ये हो गया 0। एमपीसी आपकी ऐसी रहेगी क्योंकि इसके साथ y है जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो हमारा डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू y किसके इक्वल आ गया है, एमपीसी के इक्वल आ गया है। अब इसको ठीक तरीके से एनालाइज करने के लिए हम लोग इसका ग्राफ भी समझ लेते हैं। वैसे तो आपने इसका ग्राफ पहले मैक्रोइकोनॉमिक्स में समझ लिया होगा। इट इज y, यहाँ पे हम लोग इनकम को दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमने दिखा दिया c को, c यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए आपके नोट्स में ना ये फिगर नहीं है तो फिगर आप बना लो। आपके नोट्स में एक खाली बॉक्स होगा, बॉक्स पे लिखा होगा फिगर 1.1, तो जहां पे 1.1 हो आप ये वाली फिगर बना लेना। ठीक है, इसका जो ग्राफ है ऑलरेडी हम लोग मैक्रोइकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं, कुछ इस तरीके से होगा। इट इज सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। ठीक है, ये आपका जो डिस्टेंस है इट इज सी बार, ये इंटरसेप्ट है। ये आपको ये बता रहा है कि अगर आपकी इनकम 0 है तब भी आपको इतना तो खर्चा करना ही है जीने के लिए। ठीक है, जरूरी खर्चे हैं आपके। ये फिगर हो गई आपकी 1.2। अब हमारे पास ये जो कंजम्पशन फंक्शन है जिसको अभी हम मैक्रोइकोनॉमिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि ये रियलिटी को नहीं बता रहा है, जो रियलिटी होती है ये रियलिटी से एक अलग पिक्चर दिखा रहा है। अब अलग पिक्चर क्या दिखा रहा है, अलग पिक्चर ये बता रहा है कि उस पिक्चर को समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ सी बार 100 है, हमने इसे रिग्रेशन से कैलकुलेट कर लिया है, और एमपीसी की वैल्यू है आपकी 0.50 है ना। स्टैटिक्स में हमने रिग्रेशन पढ़ा है, उससे अगर हम कैलकुलेट करते हैं हमें नहीं पता क्या आंसर आएगा, मैंने मान लिया अपने आप से। हमारे पास जो कंजम्पशन फंक्शन आ गया है वो हो गया है अभी सी बार इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y है ना। अब हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, इसमें यहाँ y ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं c। तो इस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू 0 डालेंगे तो c की वैल्यू 100 आएगी, y की वैल्यू 100 डालोगे तो 150 आएगा, 200 डालोगे तो 200 आएगा, 300 डालोगे तो 250 आएगा, 400 डालोगे तो 300 आएगा। ठीक है,
अब अगर हम लोग इस टेबल से ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे वो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका y, ये है आपका c, सॉरी। और यहाँ पे हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 100 और 200, 300, 400। यहाँ पे इनकम 100, 200, 300 और 400। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे प्लॉट करें तो क्या होगा? जीरो इनकम पे कंजम्पशन 100 था, 100 पे 150 था, 200 पे 250 था, सॉरी 200 था, 300 पे 250 था और 400 पे 300 था। इन पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो हमारे पास ये एक कंजम्पशन फंक्शन आ जाता है। इट इज c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y। अब ये हमने जो दो कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करे हैं, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ग्राफ, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जरा ध्यान से समझना। ये दोनों ग्राफ और ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के ही ग्राफ है, क्योंकि ये C यानी कंजम्पशन और Y यानी इनकम, इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन बता रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में एग्जैक्ट रिलेशन होता नहीं है। ये जो एग्जैक्ट रिलेशन है ये इस मॉडल की लिमिटेशन है। हमने जो मॉडल लिया है इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि ये मॉडल C और Y के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप को बता रहे हैं। रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनएग्जैक्ट होता है। रियलिटी में रिलेशनशिप कैसा होता है? इनएग्जैक्ट। ये क्या बता रहा है? एग्जैक्ट। क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि इनएग्जैक्ट रिलेशन क्या होता है, एग्जैक्ट रिलेशन क्या होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं एग्जैक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है। एग्जैक्ट रिलेशनशिप ये कहता है कि मान लीजिए एक एरिया है, एक सोसाइटी है जिसमें आप रहते हो। उस सोसाइटी में कुल मिला के, मैं इस वाले ग्राफ को अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, या आप नहीं करते हैं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। चलो ठीक है, इसको अरेंज करते हैं। तो एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। एक ही कोई इंडिविजुअल ए है, ये कोई एक इंडिविजुअल बी है, ये कोई एक इंडिविजुअल सी है और ये कोई एक इंडिविजुअल डी है। इन सभी में एक चीज हम कॉमन मान लेते हैं कि इन सबकी जो इनकम है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, ठीक है। अब एग्जैक्ट रिलेशनशिप ये कहता है कि अगर 4 लोग हैं या 40 हैं या 4000 हैं, 4 करोड़ हैं इनकम, लेकिन अगर सबकी 100 है तो सबके खर्चे भी सेम होंगे 150। तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप कहता है कि अगर इनकम सेम है तो खर्चे भी सेम होंगे। क्या रियलिटी में ऐसा होता है? रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो रियलिटी में जो रिलेशनशिप होता है वो इनएग्जैक्ट होता है। अब इनएग्जैक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इस टेबल की तो जरूरत हमें खत्म हो गई है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए ये कंजम्पशन फंक्शन इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप को बता रहा है। बता क्यों रहा है? क्योंकि ये कंजम्पशन फंक्शन कह रहा है कि कंजम्पशन इनकम का फंक्शन है। यानी ये इक्वेशन ये कहते हैं कि कंजम्पशन सिर्फ इनकम पे डिपेंड करता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। कंजम्पशन सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करता है।
कंजम्पशन इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये चार लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, सैलरी भी इनकी सेम है। अब 100 से हटा देते हैं और मान लेते हैं इनकम है इनकी 1 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो इनकी इनकम सेम है, एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं और एक ही सोसाइटी में रहते हैं, ये भी मान लेते हैं इनके घर भी चारों के आसपास में है, लेकिन खर्चे तब भी अलग हैं। क्वेश्चन क्रिएट होता है कि खर्चे क्यों अलग हैं? क्योंकि खर्चे कई चीजों पर डिपेंड करते हैं। हो सकता है इस व्यक्ति के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इन तीनों के प्राइवेट में पढ़ते हैं। अब इन तीनों के प्राइवेट में पढ़ते हैं, फिर प्राइवेट स्कूल की भी अलग अलग स्कूल की फीस अलग अलग होती है। तो इसके बच्चे की फीस अलग है, इसकी फीस अलग है, इसकी फीस अलग है, तो क्या हो गया, खर्चे अलग होंगे। या फिर हम ये मान लेते हैं कि चारों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही जगह काम करते हैं, एक ही सैलरी है, चारों के घर भी चिपके हुए हैं, यानी एक ही सोसाइटी में रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि इसके 2 बच्चे पढ़ते हैं और हो सकता है इसके 4 बच्चे पढ़ते हैं, तब भी खर्चे अलग होंगे। ऐसा हो सकता है कि इसकी फैमिली में 10 लोग हैं, इसकी फैमिली में 3 लोग हैं, इसकी फैमिली में 5 लोग हैं, इसकी फैमिली में 7 लोग हैं, खर्चे अलग होंगे। अब एक दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, एक ऑफिस में जॉब करते हैं लेकिन रहते अलग अलग सोसाइटी में, तब भी खर्चे अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग सोसाइटी में खर्चे अलग अलग होते हैं। एक सोसाइटी में टमाटर जिस रेट पे बिकता है, हर सोसाइटी में टमाटर उसी रेट पे नहीं बिकता है। एक टमाटर वाला एक स्लम एरिया से जाता है, उसमें टमाटर थोड़ा सस्ता बिकेगा। स्लम एरिया से बाहर जाके एक मिडिल क्लास एरिया में जाता है, वहाँ टमाटर थोड़ा महंगा बिकेगा। फिर 2 किलोमीटर और जाके एक पॉश एरिया में चला जाता है, वहां पे टमाटर और ज्यादा महंगा बिकेगा। तो खर्चे अलग है। तो एक ही इनकम होने पे, क्योंकि खर्चे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये क्या कहता है एग्जैक्ट रिलेशनशिप, एक इनकम में सबके खर्चे भी सेम होंगे, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो इस मॉडल का जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि ये आपको एग्जैक्ट रिलेशनशिप दे रहा है। रियल लाइफ में एग्जैक्ट रिलेशनशिप तो होते नहीं है। अब इसने एग्जैक्ट रिलेशनशिप दिया क्यों है? क्योंकि ये मान रहा है कि कंजम्पशन सिर्फ इनकम का फंक्शन है, पर रियलिटी क्या है कि कंजम्पशन सिर्फ इनकम का फंक्शन नहीं है। कंजम्पशन इनकम पे भी डिपेंड करता है, आपकी फैमिली के साइज पे भी डिपेंड करता है। आपकी सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इवन आपकी स्टेट पे भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एक आदमी दिल्ली में रहता है और एक बिहार में रहता है, इनकम सेम है, खर्चे अलग अलग होंगे क्योंकि स्टेट अलग है, हर स्टेट का लिविंग इंडेक्स जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कंजम्पशन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। हमने अपने मॉडल में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है, रियलिटी में तो बहुत सारे वेरिएबल हैं। तो बहुत सारे वेरिएबल्स को आपने छोड़ दिए हैं, तो हम सारे वेरिएबल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो इनकम और एक अदर देन इनकम। तो इनकम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कंजम्पशन पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब ये सारे वेरिएबल्स जो आपकी इनकम पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग बोल देते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मतलब उन वेरिएबल से है जो कंजम्पशन पे इम्पैक्ट तो डालते हैं, बट हमने हमारे मॉडल में इनको नहीं लिया हुआ है। तो मॉडल तो कहता है कि एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, रियलिटी में आपका रिलेशनशिप इनएग्जैक्ट होता है। इनएग्जैक्ट रिलेशनशिप होने का जो रीजन है वो क्या है? वो है आपके रैंडम वेरिएबल्स, या आप कह सकते हो रैंडम एलिमेंट्स। तो आपका ये जो मॉडल है ना, ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप बता रहा है। और जब कोई मॉडल एग्जैक्ट रिलेशनशिप बताता है तो ऐसे मॉडल को हम लोग डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहते हैं। तो ये आपने जो कंजम्पशन फंक्शन लिया हुआ है, ये कैसा मॉडल है? इट इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, जिसका कंजम्पशन फंक्शन ये है। रियलिटी में तो क्योंकि रिलेशनशिप इनएग्जैक्ट होता है, तो इनएग्जैक्ट रिलेशनशिप को आप कैसे दिखाओगे, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो हम उसका ग्राफ समझते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कर लिया है तो फिर ठीक है, मैं इसको रेज कर देता हूँ।
देखिए आपके नोट्स में एक और बॉक्स होगा जिस बॉक्स पे लिखा होगा फिगर 1.2। फिगर उसमें भी नहीं है। आपके नोट्स में ना हमने कोई फिगर बना नहीं रखी है, जिससे कि आप खुद बनाओ। खुद बनाने से ना थोड़ा चीजें दिमाग में रुक भी जाती हैं। तो फिगर आपको ये बनानी है। यहाँ पे मान लीजिए हमने y ले लिया है, यहाँ पे हमने c ले लिया है। अब इन दोनों मॉडल के बीच में डिफरेंस समझते हैं। ये मॉडल ये कहता है कि इनका मान लीजिए y1 है, ठीक है। तो सभी का जो कंजम्पशन होगा वो C1 होगा, सभी का, ठीक है। और अगर इनकम Y2 है तो सभी का जो कंजम्पशन होगा वो C2 होगा। और अगर इनकम Y3 है, ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ले लेना आप लोग, ठीक है। तो सभी का जो कंजम्पशन है वो क्या होगा, C3 होगा। जबकि आपका जो रियल रिलेशनशिप है, यानी आपका जो इनएग्जैक्ट रिलेशनशिप है, सॉरी ये पॉइंटर गिर गया था, उसका ग्राफ ये कहता है कि इनकम Y1 है तो हो सकता है किसी का कंजम्पशन C1 हो सकता है किसी का C2 हो सकता है किसी का C3 हो। यानी एक ही इनकम पे जो कंजम्पशन है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें जो लाइन जाएगी वो ऐसे जाएगी। इसी तरह से अगर हम इनकम Y2 लें तो Y2 में भी कंजम्पशन लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम Y3 ले लें, इसमें भी लोगों के जो कंजम्पशन है इस इनकम पे भी अलग अलग। ये जरूरी नहीं है कि तीनों पॉइंट एक दूसरे के लाइन में है, आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। बट लाइन ऐसे सीधी होगी, ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पे आप इस डायग्राम में, इस फिगर में स्लोप भी दिखा सकते हो। अगर आप Y1 से Y2 पर आ गए हो, ठीक है, तो इनकम में चेंज हो गया डेल्टा Y। इस चेंज को आप यहां भी दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आप डेल्टा Y को 1 मान लेते हो, ये क्या है, ये आपका चेंज है कंजम्पशन में, तो ये क्या हो गया, ये आपका डेल्टा C है। इस केस में डेल्टा C ही किसके इक्वल होगा, MPC के। तो अगर हम डेल्टा Y को 1 मान लेते हैं तो ये जो चेंज है ये चेंज C में, तो चेंज इन C आपका MPC है। कैसे, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, MPC क्या है, इट इज डेल्टा C बाय डेल्टा Y। अगर डेल्टा Y को हम लोग 1 मान लेते हैं तो नीचे 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये डेल्टा C के इक्वल हो गया है। ये सारी जो अभी तक की बातें हुई है सारी ना हाइपोथेटिकल बात हुई है। ये मॉडल हाइपोथेटिकल है, ये मैंने आपको रियलिटी समझाई है। बट इन मॉडल को सही तरीके से एनालाइज करने के लिए और आगे जाके हम अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में इन चीज़ों को अप्लाई कर पाएं, इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें समझी हैं, जो मटेरियल यूज करा है, वो आपके दामोदर गुजराती करके एक बुक है उससे लिया हुआ है। इस बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कंजम्पशन फंक्शन पे, लेकिन वो जो एग्जाम्पल है वो अमेरिकन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि जो बुक है वो इंडियन बुक नहीं है। जो दामोदर गुजराती है उनका ओरिजिन भारत का है, लेकिन अभी वो भारत में नहीं रहते हैं और बुक भी भारतीय नहीं है, बाहरी बुक लिखी गई है, इंटरनेशनल बुक है। मैं इसलिए उस एग्जाम्पल को यूज नहीं करूंगा, मैं एक एग्जाम्पल को यूज करूंगा जिसमें जो डाटा होगा हमारी भारत की इकोनॉमी का होगा। लेकिन
वो जो एग्जाम्पल है, जो डाटा है, अगर उसको इस क्लास में इंक्लूड करेंगे तो क्लास थोड़ी लेंदी हो जाएगी। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे उस एग्जाम्पल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।